प्रिय शिक्षार्थियों, आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के इस महामारी के दौर में आप लोग ईश्वर की कृपा से अच्छे ही होंगे। मैं रामजी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कुदलुम, रांची से आप लोगों के समक्ष मैंने प्रतिदिन वीडियो भेज रहा हूँ। मैं कोर्स 1 बाल्यावस्था एवं उसके विकास के अंतर्गत यूनिट 4 में बुद्धि क्या है, बुद्धि के बारे में, बुद्धि का अर्थ क्या है, बुद्धि की परिभाषाएं क्या हैं, बुद्धि और ज्ञान क्या है, ये सब चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में भेज चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ और बता भी चुका हूँ। आपको बुद्धि को परिभाषित करना एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है। बुद्धि क्या है, मनोवैज्ञानिकों ने भी इस पर बहुत मंथन किया। तमाम मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए किसी ने कुछ भी बताया, किसी ने कहा कि बुद्धि सोचने की क्षमता है, बुद्धि विचारने की क्षमता है, बुद्धि तर्क करने की क्षमता है, बुद्धि चिंतन की योग्यता है। तो बुद्धि को परिभाषित करना बहुत ही कठिन हुआ। मनोवैज्ञानिकों ने कितनी सभाएं की, अंग्रेजी मनोवैज्ञानिकों ने सभा की, अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों ने सभा की, विश्व के मनोवैज्ञानिकों ने सभा की 1923 ईस्वी में परिषद में। लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? बुद्धि को कोई एक रूप में नहीं देखा गया। तो मैंने उस वीडियो में आपको पूर्व ज्ञान से थोड़ा जोड़े। आज की टॉपिक मैंने यूनिट 4 से कि बुद्धि के प्रकार कितने हैं, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, बताइए। जब बुद्धि को परिभाषित करना बहुत कठिन है तो प्रकार को कैसे परिभाषित किया जाता कि बुद्धि इतनी प्रकार की होती है? ये सबसे बहुत कठिन कार्य है। अगर बुद्धि कितनी प्रकार की है, ये बहुत ही कठिन कार्य है। इसको बता पाना, मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के जटिल संप्रत्यय को अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि बुद्धि के प्रकार को बता पाना बहुत ही कठिन है। फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने बौद्धिक योग्यता को 3 वर्गों में रखते हुए बताया कि थॉर्नडाइक और गैरेट बौद्धिक योग्यता। आज आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगी बौद्धिक विकास क्या है, बालक का बौद्धिक विकास क्या है। बौद्धिक योग्यता के आधार पर थॉर्नडाइक और गैरेट ने कहा कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। और तीनों प्रकार के बुद्धि की मैंने विस्तार से वर्णन बताऊंगा। मैंने चर्चाएं भी हुई है आप लोगों के जूम ऐप के माध्यम से, और उसको थोड़ा और विस्तृत करके आज मैंने वीडियो के माध्यम से इसको और व्याख्याएं और उसकी सरल तरीका से परिभाषित करके भेजूंगा आप लोगों के समक्ष। एक बार आप जरूर देखिएगा, सुनिएगा
और जो मुख्य टॉपिक हो उसको नोट करिए। आप लोगों के सामने समान समस्याएं सुनने को मिली कि सर बहुत लंबा हो जा रहा है, सुनने का मन नहीं करता है, इतना समय बैठना पाना, क्लास में रहते हैं तो बीत जाती है, समय महसूस नहीं होता है। तो कम से कम वीडियो आधा घंटा या 20 मिनट की रहती है तो अच्छा है, लेकिन सर के आदेशों का पालन करना है। आप लोग 2 टुकड़े में सुनिए उसको और उसको लिखते रहे। जो अच्छी चीज़ें हैं नोट करेंगे तब समझ में आएगा। तो आज मैंने बुद्धि के 3 प्रकारों की चर्चा करेंगे। बुद्धि फर्स्ट को कि अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। बुद्धि 3 प्रकार की होती है, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, जिसको कह सकते हैं मूर्त बुद्धि को आंतरिक बुद्धि भी कहते हैं। जब वे अमूर्त बुद्धि व्यक्ति की ऐसी बौद्धिक योग्यता को समन्वित रूप होता है, कितनी अच्छी बातें बताया कि अमूर्त बुद्धि व्यक्ति की ऐसी बौद्धिक योग्यताओं का सम्मिलित रूप होता है जिनकी आवश्यकता गणितीय शाब्दिक, गणित के क्षेत्र में और प्रतीकात्मक यानी संकेत के माध्यम से और विषय वस्तुओं को गणितीय, सांकेतिक और विषय वस्तुओं को समझने एवं तत्व संबंधी समस्याओं के समाधान में पड़ती है। अमूर्त बुद्धि गणितीय क्षेत्र में, सांकेतिक क्षेत्र में और समस्या के समाधान में इसकी आवश्यकता पड़ती है। अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति इस संबंध अगर जुड़े कि वास्तव में इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध पढ़ने के क्षेत्र में, लिखने के क्षेत्र में एवं तार्किक चिंतन के क्षेत्र में, तर्क करने की क्षमता है, तार्किक चिंतन के क्षेत्र में होता है। बात आती है कि शब्दों एवं प्रतीकों, 2 शब्द और प्रतीक के माध्यम से, अमूर्त बुद्धि की बातें कर रहे हैं, शब्द और प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों को अगर अभिव्यक्त कर सकने में अमूर्त बुद्धि का ही योगदान होता है। अमूर्त बुद्धि का ही विचारों को अभिव्यक्त कर सकने में, कोई विचार है उसको किसी दूसरे के सामने हम अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, ये क्या है? अमूर्त बुद्धि की ही देन है। और अमूर्त बुद्धि अगर नहीं है तो आप एक अच्छे कवि बन नहीं सकते, एक अच्छे साहित्यकार नहीं बन सकते। कवि क्या है? कहावत है ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि कैसे? अमूर्त बुद्धि मैंने पहले बताया था कि लिखने में, पढ़ने में और इत्यादि शब्दों में इसका सबसे अधिक तार्किक चिंतन करने में। तो तर्क कौन करता है? कवि। तो ये सबसे बड़ा योगदान होता है। तो यह बुद्धि जिस व्यक्ति में विद्यमान है वो एक अच्छे कवि हो सकते हैं, एक अच्छे साहित्यकार हो सकते हैं, एक अच्छा चित्रकार हो सकता है आदि। अपने भावों को इसी बुद्धि के माध्यम से व्यक्त करते हैं। चित्रकारी व्यक्ति बुद्धि, अमूर्त बुद्धि से ऐसा चित्र बना देगा
ऐसा चित्र बनाएगा कि आप हाथ घूमता रहेगा, चित्र बनता रहता है, क्योंकि तर्क करने की क्षमता है, इसके माध्यम से वह व्यक्त करते हैं। अगर हमने इसके अंतर्गत अगर दार्शनिकों की बात आती है कि इस बुद्धि के व्यक्ति जो होते हैं दार्शनिक होते हैं, और शिक्षक सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि शिक्षक पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं और तार्किक चिंतन भी करते हैं, इसलिए दार्शनिक के बाद दूसरा स्थान शिक्षक इस बुद्धि के द्वारा अभिव्यक्त होता है। और अधिवक्ता, वकील, अधिवक्ता जो हैं, वकील जो हैं, वो भी अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, उनकी बुद्धि अमूर्त होती है, इसीलिए अधिवक्ता का भी इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है बुद्धि में। और चिकित्सक मतलब डॉक्टर, इस बुद्धि वाले व्यक्ति डॉक्टर भी बनते हैं। और क्या बनते हैं? वैज्ञानिक, क्योंकि गणितीय और विज्ञान के क्षेत्र में इसका उपयोग है अमूर्त बुद्धि का, इसीलिए वो इंजीनियर भी बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं, वैज्ञानिक भी बन जाते हैं। आदि में भी अमूर्त बुद्धि की अधिकता होती है। ये जितनी बातें मैंने बताएं, इन सब में अमूर्त बुद्धि की अधिकता है। किसी कवि से आपका मुलाकात हो जाए, तमाम कवि सम्मेलन में आप लोग जाते होंगे, प्रत्येक कवि की बातें सुनते होंगे। कवि ऐसे होते हैं कि जहां आप समाप्त करते हैं वहीं से दूसरा कवि शुरू करता है। ये अमूर्त बुद्धि की ही देन है। अमूर्त बुद्धि का सर्वोच्च रूप मैंने बताया था इसमें कि गणित एवं विज्ञान के सूत्रों और समीकरणों में और उसको दार्शनिक विचारों में परलक्षित होता है। मतलब गणित, विज्ञान और दार्शनिक विचारों में ये चीज़ें परलक्षित होती हैं, विद्यमान होती हैं। तो अमूर्त बुद्धि को परिभाषित कर लेना, अगर एक एक पॉइंट बताएं, फिर आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को सुनेंगे आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। अब बात रह गई कि मूर्त बुद्धि क्या है, जिसे कहते हैं स्थूल बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि भी कह सकते हैं। तो मूर्त बुद्धि क्या है? कभी कभी स्थूल बुद्धि उससे कहते हैं। मूर्त बुद्धि उन बौद्धिक योग्यताओं का संगठन होता है जिनके द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में, अपने बारे में नहीं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में जानने, उन्हें समझने तथा उनका व्यवहारिक प्रयोग कर सकने में सक्षम होता है। विभिन्न वस्तुओं के बारे में जानना, छोटा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कोई कारीगर है मोटरसाइकिल का, प्रत्येक पार्ट को अलग अलग छीट देता है, वो भी हो जाएगा। और व्यापारी, जैसे व्यापारी है, अपनी दुकान में हर सामान रखी है, हर सामान की चीज़ जानता है, एक एक चीज़ को बता देगा। रात में सोया रहेगा, पूछिए तो यहाँ से बता देगा, वो बता देगा सामान यहाँ पर है। तो उसने कहा कि अगर स्थूल बातें आती हैं विभिन्न वस्तुओं के बारे में, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में जानने, जो मूर्त बुद्धि वाला व्यक्ति है वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में जानता है कि यह वस्तु कैसी है,
और जो जानता नहीं है वो उसी तरह लेकर घूमता रहे। जैसे एक कहानी है, एक कहावत है, एक व्यक्ति ने हीरा मिल गया, हीरा उसे, आप लोग थाट में भी बोलते हैं ये बातें, या प्रेरक प्रसंग में बोलते हैं कि हीरा मिल गया। तो जिसको उस हीरे की कीमत पता नहीं है वो तो समझेगा कि ये बेफजूल का चीज़ें हैं, लेकिन जो थोड़ा भी समझा हीरे को, जब वो बेचने के लिए ले गया तमाम बातें उभर कर आई। सब्जी वाला दिया तो कुछ 2 कुंटल आलू, और दुकान पर ले गया तो कुछ और चीज़ें, और हीरे वाला के पास, दुकानदार सोनार के पास ले गया तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बताया। तो पुनः वह लेकर चला, इतनी कीमत उसकी है, वो दिया नहीं, तो उसकी कीमत वो समझ गया। तो मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति, बालक, हर वस्तु की कीमत, हर वस्तु के विभिन्न, वो वस्तु कहाँ पर है, किसके बारे में है, उस जानता है। उन्हें समझने तथा उनका व्यवहारिक प्रयोग कर सकने में सक्षम होता है, उसका प्रयोग भी करता है। इसलिए इसे व्यवहारिक, गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। इसे यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। अगर मानिए दैनिक जीवन की बातें करते हैं, दैनिक जीवन में तो विविध प्रकार के कार्यों की अगर बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में मूर्त बुद्धि की ही आवश्यकता होती है, मूर्त बुद्धि की ही आवश्यकता होती है। इससे स्पष्ट है कि ये चीजें, इससे स्पष्ट भी है कि मूर्त बुद्धि वास्तविक परिस्थितियों को समझने, मूर्त बुद्धि वो वास्तविक परिस्थिति को समझती है तथा उनके अनुकूल व्यवहार करने की योग्यता भी बताती है। आप व्यापारी हैं, आपके दुकान पर ग्राहक आता है तो उसके मन को आप पढ़ लेते हैं, ये अमूर्त बुद्धि होती है, और उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसा वो चाहता है। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति अच्छे कारीगर, मैंने बताया ना कि वस्तुओं के बारे में जाने, मिस्त्री मोटरसाइकिल की हर पुर्जों को खोल देता है और फिर उसको उसी तरह फिट कर देता है, ये मूर्त बुद्धि है। वह आपके हर वस्तु की कीमत, हर चीज़ें, नट बोल्ट, हर चीज़ जानता है कि कहाँ पर फिट होगा। तो इस बुद्धि के जो व्यक्ति हैं, बालक है, वह कारीगर होगा। और इंजीनियर भी इसी क्षेत्र में आते हैं, मूर्त बुद्धि वाले। और औद्योगिक कार्यकर्ता, बहुत बड़े औद्योगिक क्षेत्र है, उसके कार्यकर्ता आएंगे उस क्षेत्र में। और एक चीज़ें और, एवं व्यापारी, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका व्यापारी की होती है। व्यापार करने की तरीका, व्यापार में आपको प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग किस्म के मिलते हैं और सबके साथ आपको समायोजन करना पड़ता है। इस क्षेत्र में, मूर्त बुद्धि में व्यापारी भी आते हैं। इस बुद्धि की अगर हम बहुलता शक्ति को भौतिकवादी प्रकृति की ओर अग्रसर करती है। इस बुद्धि की जो बहुलता है भौतिकवादी प्रकृति की ओर वो अग्रसर करती है। मतलब भौतिक सुख, वर्तमान सुख नहीं, मुझे भौतिक सुख चाहिए, इसीलिए वह भौतिकवाद, भौतिकता की बात करता है। कोई कहता है नहीं, आपके परिवार में हो, कहीं भी हो, टेंशन मत लीजिए, मैं अभी जीवित हूँ, पूरे परिवार में कुछ भी होगा उसको मैंने संभाल लूँगा,
जीवन में आपको दिक्कत नहीं होने देगा। अरे मुझे जीवन से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि मेरा वर्तमान और भौतिक सुख मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, मुझसे इससे मतलब है। तो ये कहता है, ये इस व्यक्ति वाले व्यापारी कारीगर इंजीनियर जो हैं वो भौतिक सुख के उदाहरण है, भौतिकवाद के अंतर्गत हैं कि मुझे भौतिक सुख चाहिए न कि भविष्य का सुख। ये मूर्त बुद्धि के ही अंतर्गत आते हैं। ऐसे लोगों की सोच होती है कि भौतिकवादी बनूं, मुझे भौतिक सुख की जरूरत है न कि वर्तमान की। वर्तमान किसने देखा है? अरे भविष्य किसने देखा है? वर्तमान तो माना ठीक है, वर्तमान जो कार्य कर रहे हैं उसको हम देख रहे हैं, चल रहा है, लेकिन भविष्य की बात किसने देखा है? इसलिए हमेशा वर्तमान में जिए और भौतिकवाद का सुख प्राप्त करें, यही अमूर्त बुद्धि का एक मात्र उदाहरण है। भविष्य की चिंता न करें, ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यापारी भविष्य की चिंता नहीं करते। वो अपना जीवन एक यांत्रिक के समान जीते हैं, यंत्र के समान जीते हैं। इंजीनियर यंत्र के समान जीते हैं, कारीगर यंत्र के समान जीते हैं, औद्योगिककर्ता जो है यंत्र के समान जीता है। भविष्य की बातें नहीं सोचते अमूर्त बुद्धि वाले। इसी आधार पर उन्होंने एक बुद्धि जो तीन बताए थे कि अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। थर्नडाइक और गैरेट ने सामाजिक बुद्धि वास्तव में है क्या? सबको पता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। इतना तो पता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव का जन्म एक समाज में हुआ है। वह समाज क्या है? उसका परिवार। परिवार, कई परिवार मिलकर के एक समाज की रचना करते हैं। तो सामाजिक बुद्धि की जब हम बातें करते हैं तो सामाजिक बुद्धि उन बौद्धिक योग्यताओं का संगठन है। बौद्धिक योग्यता, आज इसी पर पूरी चर्चाएं होगी आपकी 40 मिनट तक। वास्तव में बौद्धिक योग्यता क्या है, बौद्धिक विकास क्या है, इसी पर चर्चाएं होगी। नेक्स्ट पॉइंट वही आएगा कि मैंने बुद्धि विकास या बौद्धिक विकास क्या है। तमाम मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें रखी हैं बौद्धिक विकास पर। यहाँ तक कि जिन पियाजे ने भी बौद्धिक विकास की बातें किया है। थर्नडाइक ने किया है, टरमन ने किया है। सभी मनोवैज्ञानिकों ने बौद्धिक विकास पर ही चर्चाएं की हैं। इसीलिए बार बार बौद्धिक विकास आपको आ रहा है। तो उन्होंने बौद्धिक योग्यता का संगठन है, उसने कहा कि सामाजिक बुद्धि उन बौद्धिक योग्यता का संगठन है जो व्यक्ति को उसके सामाजिक परिवेश के साथ समायोजन स्थापित करने में सहायता करती है या सहायक होती है। समाज में समायोजन करने के लिए वह सहायक होती है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी कब बन सकता है? जब वह किसी भी परिस्थिति में उसके अंदर आंतरिक रूप से समायोजन की प्रक्रिया हो, तो वह व्यक्ति एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता बन सकता है। जब इसलिए इसे दूसरे व्यक्तियों को समझने एवं उनसे उचित व्यवहार करने की योग्यता के रूप में माना जाता है कि आप दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये एक सामाजिक बुद्धि है। जैसे दूसरे की बातों की बात, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। परिवार में आपका बच्चा, स्वयं आपका बच्चा और एक किसी दूसरे का बच्चा, अगर
आपका बच्चा रो रहा है तो आप उसे तुरंत अपनी छाती से लगा लेते हैं, अपनी छाती से लगाते हैं, बेटा चुप रहो चुप रहो। अब दूसरे का बच्चा अगर रोता है आपके सामने तो आपकी तरफ से बातें कैसी आती हैं कि हटाओ हटाओ यहाँ से, ये दिमाग खा रहा है, क्या दिमाग चट रहा है, भगाओ, सुर कर रहा है। तो क्या यही सामाजिकता का गुण है? यही सामाजिक बुद्धि है? नहीं। सामाजिक बुद्धि अगर आप समान रूप से व्यवहार करते हैं तब वो सामाजिक बुद्धि है। इसीलिए मैका, यूअर और पेन ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है कि समाज जो है सामाजिक संबंध का जाल है, और उस संबंध को कैसे निभाया जाए वो हर व्यक्ति को पता नहीं है। व्यक्ति स्वार्थ में आकर के सब सामाजिक संबंधों को भूल जाता है। यही तो सामाजिक बुद्धि है। इसको कैसे मानेंगे आप सामाजिक बुद्धि? सामाजिक बुद्धि की प्रबलता और वाला व्यक्ति दूसरे लोगों के साथ सजगता से एवं शीघ्रता से समायोजन स्थापित कर लेता है। कितनी अच्छी बातें हैं कि सामाजिक बुद्धि वाला व्यक्ति है, आपको पता लग जाए कि ये सामाजिक वाला व्यक्ति है, सामाजिक बुद्धि वाला। वो सिर्फ मात्र दो बातों से कि वह दूसरे लोगों के साथ सजगता से और शीघ्रता से वह समायोजन स्थापित कर लेता है। जैसे उस व्यक्ति को बुलाइए कि थोड़ा आइए ना मेरे साथ, थोड़ा चलना है, तुरंत चल देगा। कुछ आपको उसके बारे में बातें करनी है, तुरंत बात करना शुरू कर देगा। तो ये सब गुण विकसित होना चाहिए, तब वो सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत है। अगर इसके विपरीत सामाजिक बुद्धि की कमी होने पर, कितनी अच्छी बातें लिखी हैं सामाजिक बुद्धि कि अगर आप समायोजन नहीं कर पा रहे हैं तो सामाजिक बुद्धि इसके विपरीत कमी होने पर, समझता का गुण आपके अंदर नहीं है तो दूसरे लोग के साथ संबंध बनाने में कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है, और कठिनाई भी होती है। इसलिए संबंध बना लेना बहुत अच्छा है, लेकिन संबंध को निभाना सबसे बहुत कठिन है। संबंध बना, सामाजिक स्तर पर संबंध को बना लिए, लेकिन संबंध कैसे निभाया जाता है ये ज्ञान नहीं है। अगर ये ज्ञान नहीं है तो सामाजिक बुद्धि नहीं है, एक व्यक्ति में वो सामाजिक बुद्धि है ही नहीं। इसलिए शीघ्रता से बातें आती हैं कि वह उसके साथ संबंध बनाने में कठिनाई का अनुभव करता है। इस बुद्धि से युक्त व्यक्ति उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए दूसरे लोगों से व्यवहार करता है। अगर ये बुद्धि किसी के अंतर्गत सामाजिक बुद्धि, सामाजिक का गुण है, तो किसी भी स्तर पर उचित और अनुचित का ध्यान रखते हुए दूसरे लोगों से वह व्यवहार करता है, व्यवहार स्थापित करता है, जिससे उसे समाज में सम्मान किस लिए करता है? क्योंकि मुझे समाज में सम्मान मिले एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती भी है। ऐसे लोगों को प्रतिष्ठाएं भी प्राप्त होती है समाज से। इस प्रकार सामाजिक बुद्धि की जब बातें करते हैं तो व्यक्ति की सामाजिक कुशलता में वह वृद्धि होती है। इससे व्यक्ति के सामाजिक कुशलता में भी वृद्धि होती है। इसीलिए आप किसी का बना नहीं सकते हैं। सामाजिक बुद्धि कहती है कि आप किसी का बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़ने की कोशिश मत करिए, बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए, और नहीं तो स्पष्ट उसे कह दीजिए
कि भाई साहब मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, आप किसी और से करवा लीजिए। समाज में दो तरह के व्यक्ति हैं, आज कहिए तो बहुत तरह के। हम तो बुद्धि को तो तीनों माना है ना, ठंडाई ने, टर्मस ने और गैरट ने तीन ही बताया, तो तीन तरह की व्यक्ति की बात है। और इसको और समाज में तीन, कोई व्यक्ति यह सोचता है कि सिर्फ मेरा भला हो, मेरा भला हो, दूसरे का भला न हो। इस समाज में व्यक्ति हैं। अब कोई व्यक्ति सोचता है कि देखिए भाई मेरा भला हो चाहे ना हो, लेकिन उसकी क्षति न हो दूसरे की। तो बताइए इन दोनों में सामाजिक बुद्धि को सबसे अधिक किसको मानेंगे आप? किस व्यक्ति को मानेंगे? उसी को मानेंगे जो सोचता है कि हमारा भला हो। भला तो अपना सभी लोग सोचते हैं कि मेरा भला हो, लेकिन दूसरे का अनहित न हो। ये व्यक्ति अच्छे सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं। कुछ व्यक्ति देखिए मुझको भला चाहिए, उसका भला हो चाहे ना हो उससे मुझे मतलब नहीं है। तो ये समाज में एक हे दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति होते हैं, और जो दोनों बातें मैंने बता चुका हूँ, विपरीत भी बता दिया हूँ और उसके अनुसार भी बता दिया कि सामाजिक बुद्धि में क्या हो। अब बौद्धिक योग्यता, बौद्धिक विकास की कई बातें कई बार नाम आया है, तीनों बुद्धि मिला करके। तब बुद्धि का जो विकास एवं बौद्धिक विकास है, तब मैंने अब आपको बुद्धि के प्रकार समाप्त कर दिए हैं। अब मैंने आप लोगों के समक्ष ये बातें और रखने जा रहे हैं, जिसमें कि बुद्धि का विकास क्या है या बौद्धिक विकास क्या है। आएगा पॉइंट, जैसे पढ़ेंगे योग्यता, क्योंकि बौद्धिक योग्यता कई बार आया। तो बौद्धिक विकास है क्या, बुद्धि का विकास है क्या? बुद्धि मूलतः, समझिए एक एक पॉइंट बता रहे हैं। बुद्धि मूलतः एक जन्मजात योग्यता है। बुद्धि जन्मजात है, इसको आप अलग नहीं कर सकते, और नैसर्गिक संप्रदा है। व्यक्ति की जो अन्य शारीरिक विशेषताओं की ही तरह ही बुद्धि अर्थात बौद्धिक क्षमता का निर्धारण भी गर्भाधान के समय से ही हो जाता है। बालक मां के गर्भ में है, उसी समय से बालक में बुद्धि अर्थात बौद्धिक विकास विकसित होने लगता है, बाद में नहीं। जैसे जैसे बालक बढ़ता है वैसे वैसे उसके बौद्धिक विकास भी होते हैं। यह निर्धारण कौन करता है? इस बौद्धिक विकास निर्धारण कौन करेगा? आप और हम। आप और हम में माता और पिता। बौद्धिक विकास का निर्धारण की बातें जब आती हैं, कौन करता है? कि यह निर्धारण उसके माता पिता द्वारा हस्तांतरित गुणों के आधार पर होता है। जो माता पिता द्वारा हस्तांतरित गुण है वो भी बौद्धिक विकास को अनुसार होता है। अतः अगर शिशु की जब हमने बुद्धि उसे माता पिता द्वारा विरासत में मिली हुई, कहते हैं कि माता पिता द्वारा विरासत में मिले हुए मस्तिष्क पर निर्भर करती है। मस्तिष्क पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में जब बात करते हैं, दूसरे शब्दों में बालक कितना बुद्धिमान होगा, बालक कितना बुद्धिमान होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि
उसे किस प्रकार का मस्तिष्क मिला है। बालक, दूसरे शब्दों में बालक कितना बुद्धिमान होगा, बात आती है विकास, बौद्धिक विकास में बालक कितना बुद्धिमान होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे किस प्रकार का मस्तिष्क मिला है। उसकी समस्त बौद्धिक क्रियाएं उसके मस्तिष्क के अनुरूप ही विकसित एवं संपन्न होती हैं। जन्मजात है, माता पिता द्वारा हस्तांतरित गुण है, वह संपन्न मस्तिष्क के अनुरूप में ही विकसित होती हैं और संपन्न होती हैं। शरीर वैज्ञानिकों के अनुसार की बातें करते हैं। शरीर वैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि का संबंध बृहद मस्तिष्क की ऊपरी सतह, ये मस्तिष्क है, उसकी ऊपरी सतह से ही होता है बुद्धि का विकास। बुद्धि का संबंध बृहद मस्तिष्क के ऊपरी सतह से होता है। मस्तिष्क का यही भाग जो है, ऊपरी भाग जो है, सभी प्रकार के बौद्धिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के ऊपरी सतह का जो भाग है वो सभी प्रकार के बौद्धिक क्रियाओं को नियंत्रित भी करता है। किंतु शिशु के जन्म के समय, शिशु के जन्म के समय जब बातें आती हैं तो मस्तिष्क के इस भाग का विकास लगभग आधा हो जाता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का आधा विकास मतलब 50% हो जाता है। शेष जो 50% विकास निरंतर रूप से कभी धीमी और कभी तीव्र गति से परिपक्वता की अवस्था तक चलता है। जब तक बालक परिपक्व नहीं होता है तब तक ये विकास धीरे धीरे चलता रहता है। और जब इसे बातें मैंने कि परिपक्वता की ओर धीरे धीरे चलता रहता है, तब उस आधार पर मनोवैज्ञानिक टर्मन ने बहुत अच्छी बातें लिखा है। टर्मन ने बता कि अपने अध्ययनों में यह निष्कर्ष उन्होंने निकाला, परीक्षण करके निष्कर्ष निकाला कि जन्म के समय शिशु में जो बुद्धि बहुत कम मात्रा में होती है। टर्मन ने परीक्षण करके बताया कि जन्म के समय शिशु में बुद्धि बहुत कम मात्रा में होती है। कैसे इसको जान सकते हैं? जैसे बच्चा छोटा, वह किसी भी वस्तु को पकड़कर अपने मुंह में रखता है क्योंकि बुद्धि कम है। बालक, शिशु अगर जन्म से शिशु सर्प को पकड़ ले तो सर्प को भी वह अपने मुंह में रखने की कोशिश करता है। एक व्यक्ति की, एक शिशु की एक व्यवहार है, क्योंकि बुद्धि कम है, इसीलिए उसने पहले कर दिया कि जन्म के समय शिशु की जो बुद्धि बहुत कम मात्रा में होती है। और कहा कि आयु में वृद्धि के साथ साथ, कितनी अच्छी बातें कही टर्मन ने कि आयु में वृद्धि के साथ साथ उसमें भी वृद्धि होती है। जब आयु में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है कि उसकी बुद्धि में वृद्धि होगी। किंतु आयु एवं वृद्धि में, आयु एवं बुद्धि में वृद्धि की गति एक समान नहीं होती। जब मैंने आयु और बुद्धि में वृद्धि की गति एक समान नहीं होती। जैसे एक आयु के बालक हैं, क्या बुद्धि की गति एक समान होगी? बिल्कुल नहीं एक समान होगी। अगर प्रारंभ में हम बातें करते हैं, टर्मन ने अपनी बात
अध्ययन करके बताया कि अगर मैंने 4 से 5 वर्ष की आयु तक के बालक की अगर मैंने बुद्धि का विकास बहुत तीव्र गति से होता है, स्वाभाविक है, बच्चे छोटे हैं तब बुद्धि का विकास तीव्र गति से होता है। उसके बाद जो विकास की गति है कभी मंद कभी धीमी पड़ जाती है, किंतु 12 वर्ष की आयु के आसपास, टर्म ने कहा कि 12 वर्ष की आयु के आसपास बुद्धि के विकास में पुनः पहली जैसी तीव्रता देखी जाती है। मतलब 12 वर्ष के बाद भी सेम वही चीज, बालक जन्म में थोड़ा ज़्यादा तीव्र बुद्धि सीखता है, तब 12 वर्ष के बाद बीच में धीमी रहती है, लेकिन 12 साल के बाद पुनः बुद्धि का विकास तीव्र से होता है। अब यह लगभग किशोरावस्था की समाप्ति तक, मतलब 12 से 16-18 वर्ष तक अवस्था जो है बालक की किशोरावस्था के समाप्ति तक की बातें आती हैं कि किशोरावस्था के लास्ट तक बुद्धि का विकास भी पूर्ण होकर बंद हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने भी कहते हैं कि भारतवासियों की बुद्धि का विकास 25 साल तक होता है। तो इसीलिए तो बुद्धि में मतभेद है, आज भी परिभाषाओं में मतभेद है, लेकिन किशोरावस्था के अंत तक ये पूर्ण रूप से बंद हो जाता है तथा फिर लंबी अवधि तक इसमें स्थिरता बनी रहती है, स्थिरताएं बनी रहती हैं। टर्मनी बहुत ही सोच समझ के ये बातें आप लोगों के लिखे और अध्ययन भी किए हैं। और यह रूप टर्मन ने एक बातें बहुत अच्छी बातें बताया कि बालक का जो बौद्धिक विकास है वो चरम सीमा की आयु के संबंध में मनोवैज्ञानिकों में के मतों में भिन्नता है। बताइए, बौद्धिक विकास की जब बातें वो चरम सीमा पर मनोवैज्ञानिकों के मतभेद में भी भिन्नता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि कहता है, कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि 16 वर्ष की आयु में बौद्धिक विकास पूर्णतया को प्राप्त कर लेता है। 16 वर्ष की एज पर पूर्णतया का विकास कर लेता है, जबकि कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है, कि नहीं, 18 से 20 वर्ष की आयु में बुद्धि का विकास मंद हो जाता है। 18 से 20 वर्ष की आयु, इसका मतलब कि 16 वर्ष की जो एज है, तो टर्मन का कहना तो सही है कि किशोरावस्था के अंत तक बुद्धि का विकास होता है, फिर मंद पड़ जाता है। तो 18 से 20 वर्ष की जब बातें आती हैं, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि 18 से 20 वर्ष की बात में बुद्धि का विकास जो होता है वह बंद हो जाता है। इससे यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 16 से 20 वर्ष की आयु के आसपास बुद्धि का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। कहने का तर्क यही है कि 16 से 20 वर्ष की आयु तक बुद्धि का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। और इसके अगर इसके पश्चात अगर बुद्धि में वृद्धि नहीं होती है तब क्या होगा? तब विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययनों में यह बात भी स्पष्ट हो चुकी थी कि मंद बुद्धि बालकों में लगभग 13 से 14 वर्ष की आयु में, मंद बुद्धि बालकों में 13 से 14 वर्ष की आयु में
आयु में ही बौद्धिक विकास, बुद्धि ने बौद्धिक विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है मंद बुद्धि बालक। जबकि समान बुद्धि बालक, इसीलिए तीनों मंद बुद्धि बालक, समान बुद्धि बालक और प्रखर बुद्धि बालक, तीन की बातें बताएंगे। यही आपको क्लियर हो जाएगा बौद्धिक विकास क्या है। और नेक्स्ट पॉइंट जो बचेगा उसको मैं अगले दिन बताएंगे, इसी से पुनः जोड़ते हुए। और बालकों में जब समान बुद्धि बालकों की बातें करते हैं तो इसी बालकों में यह लगभग 16 से 17 वर्ष की आयु में तथा प्रखर बुद्धि वाले बालकों की बातें जब आती हैं तो वह 18 से 20 वर्ष की आयु में यह विकास पूर्ण हो जाता है। प्रखर बुद्धि वाले बालक, जो प्रखर वाले बुद्धि वाले बालक, तीव्र बुद्धि वाले बालक, मंद बुद्धि वाले, समान बुद्धि वाले और प्रखर। प्रखर में सब चीज उसमें विद्यमान हो जाता है 18 से 20 साल की उम्र में। बच्चा से बात करने में, उसके साथ व्यवहार करने में, उसके साथ बैठने में आपको ये महसूस होगा कि ये बच्चा प्रखर बुद्धि का है। 18 साल का बच्चा, 18 से 20 साल का बच्चा, और वह अपने बौद्धिक विकास का पूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए प्रखर बुद्धि, समान बुद्धि और मंद बुद्धि बालकों की बौद्धिक विकास की जो बातें आती हैं, उसके बौद्धिक विकास के गति एवं चरम सीमा की बातें जब करते हैं तो आप तो यहाँ ब्लैक बोर्ड की सुविधा नहीं है, लेक्चर से ही आपको बताना है, नहीं तो ग्राफ अगर बता देते हैं कि वास्तव में जो टर्मन ने बुद्धि को ग्राफिंग से कैसे बताया, कि कैसे रूप में उसने पहले मंद बुद्धि को बताया कि ग्राफ बना के मंद बुद्धि कैसे बता जाता है, फिर धीरे धीरे समान बुद्धि कैसे आता है उसका ग्राफ, फिर समान के बाद प्रखर बुद्धि वाला बालक कैसे होता है। तो ग्राफ अगर खींचना होगा तो आप पूरा लिख दीजिए, ऐसे खींच के ग्राफ पेपर पर 2 लाइन खींच दीजिए। खींचने के बाद बाएं वाली लाइन सीधे वाली पे लिख दीजिए बौद्धिक विकास, और नीचे वाले पॉइंट में दे दीजिए 2, 4, 6, 8 ऐसे करके, मतलब 20 तक संख्याएं डाल दीजिए। और एक को आप मान लीजिए x और दूसरे को मान लीजिए y, और वो ग्राफिंग में दिखा दीजिए। ग्राफिंग में कैसे आपको मंद बुद्धि बालक, फिर समान बुद्धि बालक और फिर प्रखर बुद्धि बालक, कैसे कैसे इसका बौद्धिक विकास होना संभव माना जाता है, किनकी एज तक। तो आज यहीं पर समय भी हो गई है। मैंने जहाँ तक मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी और आप लोगों के समझ में भी आएगा कि वास्तव में बुद्धि के प्रकार क्या हैं और बुद्धि विकास या बौद्धिक विकास में टर्मन ने अपनी भूमिकाएं क्या रखी हैं, कि बालक का एक बौद्धिक विकास कैसे किया जा सकता है, किन किन एजों तक किया जा सकता है। अभी इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट बचे हैं, इसको मैं अगले नेक्स्ट दिन बताऊंगा। आप यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भारत माता की जय।